यहाँ पे जगह आपको डाउनलोड कीजिए और दुनिया हर खबर से वापस क्या टीवी चल रही है बेटा? अब वो भूख लेना चलो ठीक है। ये एक और बच्चा कौन है? ये इसका मोबाइल का ही नाम आ रहा है, TECNO कॉमन। बेटा अपने मोबाइल के अगर नाम कर लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, पता चल जाएगा कौन है कौन नहीं है, पता ही नहीं चलता है कौन है। चलो ठीक है, चालू करते हैं। ये एक और किसका तो माइक है, वो बार बार हट जा रहा है, अनम्यूट कर रहे हैं। अगर ऐसा करेंगे तो मैं इधर से रिमूव कर दूंगा। फिर म्यूट रखे सभी लोग अपना माइक। जब बोला जाए कि हाँ ठीक है आंसर करो, उस टाइम में खुद का माइक भर हटा दो और बाकी आंसर कर दिया करो। तो सब लोग मतलब वो हटा देना चाहते हैं। ठीक है, बस और 1 मिनट, ये 2 लोग और आए हैं, ये लोग जुड़ जाए, बस हो गया। फिर ये नीतू टाइम पर नहीं आती है। चलो ठीक है, काफी लोग हो गए। वैशाली, ठीक है। वो वाले चैप्टर से लगभग उतनी चीजें थी। ड्रग्स वाला बच जाता है, तो ड्रग्स वाले की ये दरअसल स्लाइड वगैरह कुछ अभी बनाई नहीं है, इसलिए ड्रग्स वाला पोर्शन उसका बाद में देखेंगे, है ना। नया चैप्टर है अब यहाँ पे, इकोलॉजी, है ना। तो इकोलॉजी वाला जो चैप्टर है या जो यूनिट है, इसमें 3 चैप्टर आते हैं ना। और एक पॉल्यूशन आता है, बायो कंजर्वेशन आता है, उसके बाद पॉपुलेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन आता है। तो इन तीनों चैप्टर से समथिंग यहाँ पे 15 से 18 क्वेश्चन पूछे हैं पिछले 2 सालों में, है ना। 15 से 18 क्वेश्चन, तो ये पढ़ने में बहुत इजी चैप्टर है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, लेकिन बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ के भी पॉइंट्स थोड़े से ज्यादा नोट करते हुए चलना है, उन पे ध्यान देते हुए चलना है ना। ठीक है, ये अगर 12th के हिसाब से देख रहे हैं तो ये 13 चैप्टर है, जीव और समष्टि, है ना, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ठीक है, तो सबसे पहले वर्ड हमको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, ओकोलॉजी, है ना। इसी को क्या बोल रहे हैं? इकोलॉजी। ओकोस का अर्थ याद रखना है या हाउस। अच्छा, कोई यहाँ पे ये बता पाएगा, ये जितने भी हम यहाँ पे बायो में ऐसे वर्ड पढ़ते हैं लॉजी वगैरह वाले, वो वर्ड किस मतलब किस लैंग्वेज से लिए गए हैं? इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन बनता है, किस लैंग्वेज से लिए गए हैं? लैटिन। और लैटिन को कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? लैटिन को और कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? मृत भाषा, डेड लैंग्वेज, क्योंकि उसमें अब कोई नया परिवर्तन नहीं हो रहा,
फॉर्म यूज में आ रही है वो, इसीलिए उसको डेड लैंग्वेज बोलते हैं। और जैसे हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, ये सब क्या है, लाइव लैंग्वेज है, मतलब इनमें नए वर्ड आते रहते हैं टाइम के अनुसार, इनमें नई चीजें जुड़ते रहती है। लेकिन जो लैटिन भाषा है, जो ग्रीक भाषा है, उसमें कोई नए वर्ड वगैरह नहीं आ रहे हैं, नई चीजें नहीं जुड़ रही है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, डेड भाषा। और लैटिन और संस्कृत दोनों की क्या है, डेड लैंग्वेज है। ठीक है, ठीक है। अब ब्रांच, यहाँ पे ब्रांच इकोलॉजी, इकोलॉजी का मतलब ये हो रहा है कि हमारा जो पर्यावास वगैरह है उसका अध्ययन करना, उसमें क्या चीजें हैं, क्या फैक्टर्स है, उन सारी चीजों को देखना है ना। यहाँ पे फिर बेटा ये माइक बंद करो, कौन है ये, TECNO कॉमन, इसको मैं बार बार बेटा म्यूट कर रहा हूँ, तुम अनम्यूट कर ले रहे हो। यार बेटा आप ऑफ करो अपना माइक। अरे यार, ठीक है, मैं हटा रहा हूँ बेटा तुमको। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्रांच ऑफ इकोलॉजी, क्या क्या ब्रांच हो रही है, तो सबसे पहले क्या है यहाँ पे, ऑटो ऑटो इकोलॉजी है ना, मतलब क्या हो रहा है, स्व पारिस्थितिकी या प्रजातीय पारिस्थितिकी। ठीक है, अच्छा ये हिंदी इंग्लिश वाला अगर कहीं पे मैटर आता है और किसी को कोई चीज समझ नहीं आती है तो वो मैसेज में जरूर बता दे कि क्या दिक्कत है ना। ठीक है, स्व पारिस्थितिकी, तो स्व पारिस्थितिकी का मतलब ये हो रहा है कि जब वो किसी एक पर्टिकुलर स्थान पर जब कोई जीव रह रहा है या उसकी पूरी समष्टि रह रही है, अब वहां पे जो एक सिस्टम बन रहा है इन्वायरमेंट के साथ में, वो क्या कहला रहा है, स्व पारिस्थितिकी कहला रहा है ना। उसके बाद साइनो इकोलॉजी, इसमें सम पारिस्थितिकी, सम पारिस्थितिकी में जो भी जीव है उसका जो समूह है उसकी संरचनाएं कैसी है, वो कैसे इन्वायरमेंट में रह रहा है, वो किस तरह के वातावरण में रह रहा है, उसको क्या चीजें आवश्यकता होती है, उसका हम अध्ययन करते हैं ना। उसके बाद है पैलियो पैलिकोलॉजी, पैलिकोलॉजी में ये क्या चीज हो रही है, पूरा पूरा पारिस्थितिकी है ना, पूरा पारिस्थितिकी मतलब ये चीज हो रही है कि वो वातावरण के साथ में अपना कैसे संबंध है, वातावरण से क्या चीज ले रहा है, वातावरण से पे किस तरह से वो आश्रित है, इस चीज को देखते हैं। अप्लाइड इकोलॉजी आता है एक, अप्लाइड इकोलॉजी में क्या चीज हो रही होती है, यहाँ पे नहीं लिखा है। अप्लाइड इकोलॉजी में होता है कि हम व्यवहारिक पारिस्थितिकी की, वातावरण के साथ उसका व्यवहार कैसा है, दूसरी समष्टियों के साथ उसका व्यवहार कैसा है, ये चीज देखते हैं ना। फिर उसके बाद है सिस्टम्स इकोलॉजी, सिस्टम्स इकोलॉजी में ये चीज हो रही है कि जो पारिस्थितिक तंत्र है उसमें अलग अलग तरह के तंत्र है, जैसे जल तंत्र है, वायु तंत्र है, स्थल तंत्र है, पादप तंत्र है ना, जंतु तंत्र है, परजीवी तंत्र है। तो इस तरह के तंत्रों का अध्ययन करते हैं, देखते हैं कि कौन सा तंत्र किस पर आधारित है और किस पे क्या असर डाल रहा है ना। उसके बाद है जीन इकोलॉजी, जीन इकोलॉजी में जो अनुवांशिक संगठन है, कोई भी पारिस्थितिक तंत्र या जो भी समष्टि है या समष्टि का जो पूरा जीव समूह है, उसका जीन का संगठन कैसा है, कोई जीन कैसे चेंज हो रहा है या पारिस्थितिक तंत्र में आके या पर्यावरण में आके, इन सारी चीजों का अध्ययन करते हैं। और इसी के अंदर में क्या आता है, अनुकूलन आता है। हमने अनुकूलन देखा है, अनुकूलन कब होता है, जब जनन कोशिकाओं में कोई परिवर्तन आता है, तब कोई जीव अनुकूलित होता है और या उसमें कोई चेंजेस आते हैं और हमको नए लक्षण देखने को मिल जाते हैं। और वो जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है तो हमको एक नई जाति दिखती है एक लंबे समय बाद। फिर है लेवल ऑफ इकोलॉजी, है ना। तो लेवल या संगठन, संगठन में क्या है, सबसे पहले ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म में क्या आती है, बेसिक यूनिट। तो बेसिक यूनिट में क्या चीज आ जाती है, कोई बताएगा बेसिक यूनिट क्या है समष्टि की, बेसिक यूनिट क्या है? जाति। जाति की मैंने पूछा कि जाति की बेसिक यूनिट क्या है, जाति की बताओ। अच्छा, हमने एक हायरार्की पढ़े थे, उसमें क्या चीज बोला था, सबसे पहले क्या थे, इलेक्ट्रॉन थे, है ना।
इलेक्ट्रॉन से क्या बना? इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बनाते हैं? हाँ, अरे इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बनाते हैं भाई? परमाणु। परमाणु। और परमाणु मिलके? अणु। अणु। अणु मिलके यौगिक पदार्थ बनाते अरे हैं। तत्व बनते हैं, फिर यौगिक बनते हैं, हम्म। है ना? तत्व फिर यौगिक। यौगिक मिलके क्या बना ले रहे हैं? पदार्थ बना ले रहे हैं। पदार्थ, ये क्या हो गया? मॉलिक्यूलर हायरार्की हो गया कि पहले इलेक्ट्रॉन, परमाणु, अणु, यौगिक और तत्व बना, है ना? ये क्या हो गया? निम्न स्तरीय संगठन हो गया, है ना? जो बेसिक यूनिट है उसका क्या हो गया? निम्न स्तरीय संगठन हो गया। फिर जब निम्न से हम उच्च पे जाते हैं तो उच्च पे क्या आ जाता है? पहले निम्न में कोशिका भी आ जाती है ना, कि कोशिका होगी। अब उच्च चालू हो जाता है कोशिका के बाद में। तो कोशिका के बाद में जब उच्च चालू हो जाता है तो कोशिकाएं मिलके क्या बनाती है? उत्तक बनाती है। उत्तक मिलके उत्तक। अंग बनाते हैं। अंग मिलके तंत्र बनाते हैं और तंत्र मिलके पूरा एक जीव बनता है। जीव मिलके एक समष्टि बनती है। समष्टि, समष्टियां क्या बनाती है? छोटी छोटी समष्टियां पूरा एक जनसंख्या, पॉपुलेशन बनाती है। वो पॉपुलेशन मिलके एक मंडल बनाते हैं, मतलब एक बायोस्फीयर बनाते हैं। और सारा बायोस्फीयर काय में आ जाता है? बायोम में आ जाता है। जब बहुत सारे बायोस्फीयर या जीवमंडल जब एक साथ में हो जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? बायोम कहलाते हैं। तो ये हायरार्की का सीक्वेंस सारे लोगों की 12th की बुक में दिया हुआ है ना, तो ये सीक्वेंस याद रखना कि किसके बाद कौन आ रहा है ना। अभी तक हमारे पास 3 ही सीक्वेंस हुए हैं 12th वाले लेवल पे देखे तो। एक सेकंड में परागकण का विकास वाला, निषेचन वाली प्रक्रिया, दूसरा शुक्राणु कहाँ से कहाँ जा रहा है वो, और तीसरा एक तरह से ये। और अगर चौथा अगर देखा जाए तो चौथा वाला कहाँ पर हो रहा था? चौथा वाला हो रहा था भ्रूणीय विकास का, ठीक है? तो घोड़े का विकास भी है, मानव का विकास भी है ना। तो ये थोड़े से कुछ ही सीक्वेंस है, 5-6 सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस याद रखने हैं, ठीक है? उसके बाद में साइज। साइज में कैसी जा रही है? जो भी हमने देखा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, तो वो कैसे है? बहुत ज्यादा छोटे हैं। कुछ जीव जो बड़े हैं, है ना? तो यहाँ पे साइज भी डिपेंड करता है। अलग अलग तरह के साइज वाले जीव रहते हैं समष्टि में, है ना? सेलुलरिटी, है ना, मतलब कोशिकीयता। कोशिकीयता मतलब क्या हो रहा है कि किस तरह की कोशिका, एक कोशिकीय जीव है, कुछ पारिस्थितिक तंत्र में कुछ बहुकोशिकीय जीव है ना? तो वो चीज भी इसमें शामिल हो जा रही। फिर सब यूनिट, उप इकाइयां, हर एक चीज की उप इकाइयां, जैसे कोशिका होगी, उत्तक हो गए, है ना? अंग हो गए, अंग की उप इकाई क्या होगी? उत्तक हो गई। उत्तक की उप इकाई कौन हो गई? कोशिका हो गई। इस तरह से हर एक चीज की उप इकाई भी उपस्थित है। उसके बाद में है लाइफ प्रोसेस, जीव प्रक्रियाएं। तो जीव प्रक्रिया है, जीव प्रक्रिया में क्या चीज हो रही है? वो कैसे जीवित रह रहा है, कैसे अपने आप को शामिल कर रहा है इन्वायरमेंट में, वो। फिर है सेल्फ रेगुलेशन, वो कैसे खुद की उसके अंदर में क्षमता है भोजन बनाने की, नहीं है जीवित रहने की, प्रजनन की क्षमता है, नहीं है, ये चीजें भी इसमें किसी समष्टि के जीव के अंदर में आ जाती है। फिर है क्या क्या समझ नहीं आ रहा है? डेसिनेट आइडेंटिटी, है ना? ये स्लाइड दिख रही है? यस सर। मुझे ऐसा लगा नेटवर्क चले गया, ठीक है। डेसिनेट आइडेंटिटी मतलब एक खुद की एक पहचान। जितनी मतलब क्या बोलना चाहिए, जितना भी इकोलॉजिकल सिस्टम है, हर एक जीव की एक पहचान है। जैसे आम का वृक्ष हो गया तो आम का वृक्ष पर्टिकुलर अलग दिख रहा है ना? जाम का वृक्ष है तो जाम का अलग दिख रहा है, सिंह है तो वो अलग दिख रहा है ना? कोई दूसरा जीव है तो हर एक जीव की क्या है? एक पर्टिकुलर पहचाने हैं। वो हर एक जीव अपने अपने हिसाब से अलग अलग तरह का दिखाई देता है, ठीक है? फिर इंटरडिपेंडेंट, अंतः निर्भरता। अंतः निर्भरता मतलब वो खुद से कितना निर्भर है ना? फिर इन्वायरमेंट, पर्यावरण। पर्यावरण में वो किस तरह के पदार्थों को ले रहा है, पर्यावरण के साथ में उसके संबंध कैसे हैं, पर्यावरण का क्या उसके शरीर पे असर पड़ रहा है, उसकी क्रियाओं पे क्या असर पड़ रहा है, ये चीज देखते हैं। फिर लाइफ स्पान में क्या चीज हो रही है? उसका जीवन चक्र कितने समय का है या जीवन की अवधि कितनी है। जैसे हमने सिकोया बताया था फर्स्ट वाले चैप्टर पे, सिकोया याद रखना है, सबसे बड़ा उसका जीवन अवधि है 3000 से लेके 4000 साल।
ठीक है। उसके बाद रिप्रोडक्शन, किस तरह का वो प्रजनन कर रहा है, विविपेरस है, ओविपेरस है। कम्युनिटी ऑफ रेस, कम्युनिटी में उसकी संख्या कितनी है, कितनी बड़ी उससे एक पर्टिकुलर कोई जीव की समष्टि है, उस चीज का अध्ययन करते हैं ना। और यहीं पे जब कोई एक जैसे जीव एक स्थान पर रहते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, समष्टि। उसको क्या बोलते हैं, उस समष्टि का घनत्व बोलते हैं। और समष्टि का घनत्व हम कैसे निकालते हैं, व्यक्तियों की संख्या, मतलब ये D इज इक्वल टू कैपिटल, ये सूत्र लिख लेना, D इज इक्वल टू N अपॉन S, ठीक है। और N4 क्या है यहाँ पे, व्यक्तियों के नंबर, और S4 क्या है, जो एरिया है ना, एरिया। और वो एरिया S की हमको यूनिट भी याद रखना पड़ेगा। N4 हाँ, N मतलब N मतलब व्यक्तियों की संख्या, और S मतलब क्षेत्र, मीटर स्क्वायर प्रति घन मीटर, है ना, ये S की यूनिट रहेंगी। फिर बारी आती है स्पीसीज, है ना। तो स्पीसीज वर्ड किसने दिया था, मेयर ने दिया था। और उसने कहा था कोई भी इकोलॉजिकल सिस्टम है तो उसकी जो सबसे मेन यूनिट है वो क्या रहना है, एक स्पीसीज रहना है। और यही एक पारिस्थितिक तंत्र की सक्रिय और संगठनात्मक स्ट्रक्चरल यूनिट रहती है, कौन, समष्टि। फिर हमने समष्टि के लिए तो ये याद रखना है, मेयर ने वर्ड दिया था, है ना, ठीक है। उसके बाद आती है स्पीसीज में क्या चीज आ रही है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म मतलब लैंगिक द्विरूपता, है ना। कोई भी अगर जाति है तो उसमें लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। लैंगिक द्विरूपता मतलब, सर मुझे समष्टि समझ में नहीं आया, समष्टि क्या होता है? समष्टि का मतलब ये हो रहा है कि एक जैसे एक निश्चित स्थान पे कुल रहने वाली जीवों की संख्या, या कुल एक निश्चित स्थान पर रहने वाले जीवों को समष्टि बोलते हैं। जैसे हमारा घर हो गया, हम घर में 5 मेंबर है, तो ये हमारी एक समष्टि हो गई, ठीक है। लेकिन है कैसे, घर में सब अलग अलग है ना, मेल है, फीमेल है, बड़े हैं, यंग है, ओल्ड एज वाले हैं, सब अलग अलग है। लेकिन जो टोटल हो गया वो कैसे, फैमिली कहला रहा है। तो वैसी समष्टि क्या कह रही है, एक निश्चित स्थान पे रहने वाले जो जीव हैं उनको एक साथ में समष्टि बोलते हैं, ठीक है। ओके सर। ठीक है। उसके बाद है स्पीसीज। तो स्पीसीज में क्या रहती है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म रहता है, मतलब लैंगिक द्विरूपता रहती है। लैंगिक द्विरूपता मतलब दो तरह के जीव हो सकते हैं उसमें, कि एक मेल हो सकता है और एक फीमेल हो सकता है। पॉलीमॉर्फिज्म अब बताओ क्या होगा। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब एक ही जीव है लेकिन उसके अलग अलग रूप है। जैसे मधुमक्खी हो गई, मधुमक्खी में क्या है, रानी मक्खी अलग है, ड्रोन अलग है, नर मक्खी अलग है, श्रमिक मक्खी अलग अलग है ना। लेकिन है सब कैसे, एक ही, लेकिन सारे का स्ट्रक्चर अलग अलग है। सारे की जो पारिस्थितिक तंत्र के साथ क्रिया है, जो उनका जो लाइफ साइकिल है, वो सब चीजें अलग अलग है ना। फिर होम रेंज, आवास, होम रेंज, यहाँ पे दो वर्ड आए थे, आवास और निकेत, है ना। तो आवास का मतलब क्या होता है, वो एक स्पेशल एक वो इन्वायरमेंट जहाँ पे कोई जीव रह रहा है ना। दूसरा चीज क्या आती है, निकेत। निकेत का मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर जगह जहाँ पर कोई जीव रह रहा है ना। आवास और निकेत को हमने एक बहुत अच्छे उदाहरण से समझा था। जो मेरे 12th वाले बच्चे, कोई बताएगा कैसे आवास और निकेत को, आयुषी। आवाज रह रहे हैं आवाज और कट रही नीचे है जैसे शायद घर ये। में हमारा जो नहीं, आवाज नहीं आ रही रिक्शा, फिर से अनम्यूट करो बेटा, फिर बता। सर, जैसे आवाज जहाँ पे हम रहते हैं वो हमारे हाँ लिए आवाज, हाँ जैसे हमारा घर वो हमारे लिए आवास हो, लेकिन हम रह रहे हैं हमारा रूम हाँ वो हमारे लिए निकेत होगा, हाँ, ठीक है। जो हमारा अकेले का जिसपे ये हो। हाँ ठीक है।
आवास और निकेत में यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन भी बने हैं, ये नीट और जीएनटी वगैरह में भी और 12th पे भी बन सकते हैं, है ना। तो आवास में क्या चीज हो रही, वो स्थान जहाँ पे हम रह रहे और वहाँ की भौगोलिक कंडीशन अलग अलग रह सकती है ना। और उसमें एक से ज्यादा जीव भी रह सकते हैं, एक से ज्यादा निकेत बन सकते हैं ना। और आवास की उप इकाई निकेत है। और निकेत क्या हो गया, जैसे अभी दीक्षा ने बताया, हमारा घर पूरा क्या है, हमारा आवास है, हमारा एड्रेस है ना। और हमारा जो रूम हो गया वो क्या हो गया, निकेत की। उसमें पर्टिकुलर हमारे लिए जो स्पेशल कंडीशन है चाहिए, सिर्फ वो कंडीशन होती है। और एक निकेत के अंदर में एक उप निकेत नहीं होता है। तो आवास क्या होता है, उसमें उप आवास हो सकते हैं, लेकिन निकेत में उप आवास नहीं हो सकते हैं। और उसमें एकदम स्पेसिफिक पर्टिकुलर कंडीशनें रहती है, ठीक है। और आवास में ऐसा नहीं होता है, आवास में दूसरा जीव भी आके रह सकता है, दूसरे जीव के लायक की भी कंडीशनें हो सकती है। लेकिन निकेत में ऐसा नहीं होता, निकेत में पर्टिकुलर उस एक जीव के ही लायक कंडीशनें होती है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद बारी आती है बायोटिक कम्युनिटी की, जैविक समुदाय। तो जैविक समुदाय में क्या चीज आती है, दो ही तरह के मेन है। एक तो क्या है, पादप है, दूसरा जंतु है, और तीसरा अगर आता है तो सूक्ष्म जीव, और चौथा चौथा कोई बताएगा क्या आते हैं सूक्ष्म जीव। पहला पादप, दूसरा जंतु, तीसरा सूक्ष्म जीव, और चौथा किसको मानते हैं जैविक कम्युनिटी में? अपघटक, डिकम्पोजर, उनको अलग ही रखा जाता है सूक्ष्म जीव वगैरह सारे से, है ना। तो चार चार समुदाय रहते हैं, पादप रहता है, जंतु रहता है, सूक्ष्म जीव रहते हैं, और डिकम्पोजर रहता है। फिर पांचवा है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में बताया वो एक भौगोलिक क्षेत्र जहाँ पे जैविक और अजैविक दोनों तरह के संगठन रहते हैं। जैविक और अजैविक मतलब जैविक और अजैविक दोनों तरह के संगठन है, दोनों तरह के कारक है। अजैविक कारकों के नाम बता सकते हैं कोई? एयर, वाटर। हाँ, एयर हो गया, वाटर हो गया, है ना, ह्यूमिडिटी हो गई, टेम्परेचर हो गया, लाइट हो गया, सॉइल हो गया, है ना। ये सारी चीजें क्या है, एबायोटिक है ना। अजैविक कारक है, जैविक कारक में क्या आ रहा है, जंतु जो अपनी प्रक्रियाएं कर रहे हैं, मतलब सजीव सारे काय में आ जा रहे हैं, जीव में आ रहे हैं। और इसमें अगर हम उसका अगर लेवल के हिसाब से बोले तो सबसे पहले क्या आ जाते हैं, उत्पादक, उसके बाद उपभोक्ता, उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, लास्ट में आ जाते हैं सारे लेवलों में जिसको रहते हैं लेकिन काउंट नहीं करते, वो क्या हो जाते हैं, अपघटक हो जाते हैं ना। फिर टेम्परेचर, टेम्परेचर जो है अजैविक घटक है। और इसमें एक पॉइंट सारे लोगों को याद रखना है कि इक्वेटर से पोल की ओर जाने पर टेम्परेचर कैसे होने लगता है, घटने लगता है। इक्वेटर मतलब जो हमारी भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा से हम पोल साइड जाओ, है ना, साउथ पोल जाओ या नॉर्थ पोल जाओ, तो टेम्परेचर कैसे होते जा रहा है, घटते जा रहा है ना। तो ये चीज याद रखना है ना, इक्वेटर से पोल की ओर जाने पे जो टेम्परेचर है वो घटते जाता है ना। ये बहुत अच्छे से याद रखना, ये एक ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। ठीक है। फिर अगली चीज आती है यहाँ पे बायोम। बायोम अभी बताया था कि बहुत सारे जो पारितंत्र है, छोटे छोटे पारितंत्र मिलके क्या बना ले रहे थे, एक बायोम बना ले रहे थे। और फिर है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या था, जैवमंडल जिसमें सारी तरह की जीवित चीजें उपस्थित होती है, वो क्या कहलाता है यहाँ पे, जैवमंडल कहलाता है ना। फिर पानी का यूज सबको पता है, अगर हम अजैविक कारकों की बात करें तो पानी का यूज सबको पता है, लाइट का पता है ना, टेम्परेचर का पता है, मिट्टी का पता है। ये जनरल चीजें हैं, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा खुद से देखना है ना। ठीक है, क्लाइमेट फैक्टर। अब क्लाइमेट फैक्टर पानी के लिए तो पता है, लाइट के लिए, लाइट में दो तरह के, अभी हम यहाँ पे फाइट का बात कर रहे हैं, जीवों की बात कर रहे हैं इन्वायरमेंट में। तो हीलियोफाइट, ये किस तरह के पौधे होते हैं, कोई बताएगा? हीलियोफाइट्स, हीलियोफाइट्स क्या होता है, नहीं पता? दलदली पौधे। वो हेलो होता है,
हेलो यहाँ हीली वो है। सर वो छायोद्भिद और हाँ, आच्छादित पौधे वो मतलब जिसको ज्यादा लाइट की आवश्यकता नहीं है, छाया में रहते हैं। अरे गड़बड़ कर दिया ना। हिलियोफाइट मतलब जो जिनको ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, जैसे कैक्टस हो गया, बबूल हो गया, नीलगिरी हो गया, है ना, यूकेलिप्टस हो गया, ये बारूदीद पौधे। हाँ, और सियोफाइट मतलब छायोद्भिद पौधे। और वो कौन से हैं? उसका हिंदी क्या था? हिलियोफाइट का प्रकाश प्रिय पौधे, प्रकाशीय पौधे भी बोल सकते हैं। और सियोफाइट्स मतलब छायोद्भिद पौधे, जिनको ज्यादा लाइट नहीं चाहिए, छांव में रहते हैं और अपनी वृद्धि कर लेते हैं, है ना, वो वाले। फिर टेम्परेचर के हिसाब से भी यहाँ पे कुछ जीव हैं, तो इस आधार पे भी, टेम्परेचर के आधार पे भी याद रखना है पौधों के लिए, है ना। तो सबसे पहले क्या है? मेगाथर्मस। मेगाथर्मस ये अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? पौधों के लिए बात कर रहे हैं, है ना। तो मेगाथर्मस वो वाले पौधे हो गए जो 30 से 40 डिग्री सेल्सियस पर रह रहे हैं। मीजोथर्मस वो वाले हो जा रहे हैं जो 30 से लेके 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के बीच में विकसित हो रहे हैं, या उगते हैं, या उसी इन्वायरमेंट में रहते हैं जहां पर 20 मतलब 30 से लेके 20 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर रहता है। माइक्रोथर्मस मतलब 10 से 20 डिग्री, और हेलिस्टिकोथर्मस मतलब 0 से 10, है ना। इसका हिंदी है मेगाथर्मस का महातापी। महातापी या जलवायवीय, या इसी को बोलते हैं उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय, है ना। फिर दूसरा मीजोथर्मस, इसका है मध्यतापी। मध्यतापी। और तीसरा है माइक्रोथर्मस। माइक्रो माइक्रो मतलब तो वही सूक्ष्म होता है, मतलब न्यून तापी। और लास्ट आता है हिकिस्टोथर्मस, इसमें महान्यून तापी। ठीक है, ठीक है। उसके बाद है क्रायोफाइट्स। क्रायोफाइट्स का मतलब ये हो रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस से भी जो नीचे का टेम्परेचर है, वहां पर जो पौधे रह रहे हैं वो कहलाते हैं क्रायोफाइट्स। मतलब जो न्यून तापी है उसे महान्यून तापी। महान्यून तापी। ठीक है, ठीक है। उसके बाद है वायु, विंड। तो हवा, पता ही है कि क्या, जो भी प्रकाश संश्लेषण हो गया, फोटोसिंथेसिस हो गया, उसके लिए ये मदद करता है। फिर एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, वायुमंडलीय आर्द्रता, है ना। कुछ पौधे वायुमंडल की आर्द्रता के आधार पर ही रहते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव जहाँ पे आर्द्र इन्वायरमेंट रहता है, ह्यूमिडिटी वाला एनवायरमेंट है, सिर्फ वहीं पर वो वृद्धि कर पाते हैं, बाकी जगह पे वृद्धि नहीं कर पाते हैं, है ना। ये जो टेम्परेचर की रेंज है ये याद रखना है ना। फिर है एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। वायुमंडल में क्या क्या चीजें हैं, तो परसेंटेज याद रखना है। नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन, ऑर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रोजन 78.08%, ऑक्सीजन 20.48%, ऑर्गन 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। ठीक है। फिर उसके बाद में वायुमंडल के भाग हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। ठीक है, ये जो रेंज दी हुई है कितने किलोमीटर तक है ये याद रख लेना। ट्रोपोस्फीयर 20 किलोमीटर, स्ट्रेटोस्फीयर 30 किलोमीटर, मेसोस्फीयर 40 किलोमीटर, और जो आयनोस्फीयर है वो 40 किलोमीटर से अधिक का है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद है फायर, आग। आग के प्रकार। आग भी कैसी होती है? सरफेस, जो ऊपरी सतह पे लग रही, ग्राउंड जो नीचे तक लग जा रही, ग्राउंड जो ऊपर से लेके नीचे तक लग रही है, वो वाली आग, है ना। जैसे अगर एक कोई बड़ा सा पेड़ है और वो जल रहा है तो उस पे कैसे ताज के जैसा बन जाएगा, ऐसा सी या उल्टा यू आकार का या एन आकार का बन जाएगा, उस तरह की आग। और ये आग कहाँ पे लगती है? अधिकतर जंगल में, है ना। और जो सरफेस वाली रहती है वो भी कहाँ रहती है? जंगल में, लेकिन नीचे साइड जो पत्तियां वगैरह जल रही, छोटी झाड़ियां वगैरह जल रही है, वो। ठीक है, ठीक है। उसके बाद है ट्रोपोग्राफिक या जियोग्राफिक फैक्टर। तो इसमें क्या चीज आ जाती है? ऊंचाई, एटीट्यूड,
मतलब ऊंचाई में क्या चीज आ जाते हैं, जैसे कुछ जगह पे बहुत ज्यादा ऊंचाई है, कुछ जगह पे गहराई है, कहीं पे गर्त बने हुए, कहीं पे पहाड़ बने हुए, है ना। फिर पहाड़ दूसरे क्या आता है, स्लोप। स्लोप मतलब वो अपन घर पे ऐसा स्लोप बनाते हैं ना कुछ गाड़ी वाड़ी चलाने के लिए, तो वो कैसे रहता है ना। कभी कभी ऊंचा स्लोप रहता है, कभी समतल से थोड़ा सा ऊंचा रहता है ना, कभी निचला स्लोप रहता है ऊपर से नीचे जाने के लिए, है ना। तो वो हो गया स्लोप। फिर यहीं पे क्या चीज आ जाती है, दूसरी पर्वत श्रृंखलाएं आ जाती है ना। पर्वत श्रृंखला आ जाती है स्लोप के अंदर में, कहीं पे कोई घाटी वगैरह बनी हुई है तो। फिर सॉइल के बारे में बात करते हैं, तो सॉइल में क्या चीज होती है, मिट्टी, है ना। और मिट्टी का वो जो एक स्ट्रक्चर देखा था हमने कि ऊपर साइड में क्या है, टॉप सॉइल थी, और नीचे साइड में सब सॉइल थी। और टॉप सॉइल जो रहती है उसमें क्या रहता है, ह्यूमस प्रेजेंट रहता है। और नीचे जो रहती है वो सब क्या रहती है, उसमें रॉक्स रहती है, सारी चट्टाने वगैरह रहती है, या हार्ड मटेरियल पत्थर वगैरह उपस्थित रहता है ना। और ह्यूमस क्या हो रहा था, वो एक कार्बनिक चिपचिपा पदार्थ था जो अपघटक के द्वारा किसी पौधे या जंतुओं के टूटे गिरे या मरे हुए भाग को अपघटित करके जो बनता है वो क्या कहला रहा था, ह्यूमस कहला रहा था। और ये कहाँ पे होता है, जो मिट्टी रहती है उसकी ऊपर की ही लेयर में उपस्थित होता है। फिर बारी आती है जैविक क्रियाओं की, है ना। तो जैविक क्रियाओं में क्या रहती है, दो प्रकार की क्रिया रहती है, एक धनात्मक अंत क्रिया या पारस्परिक क्रिया, और एक रहती है ऋणात्मक। धनात्मक मतलब जैसे प्रकाश संश्लेषण हो गया, है ना, सहजीविता हो गया। तो ये क्या है, धनात्मक क्रिया है, प्रकाश संश्लेषण हो गया, सहजीविता हो गया, उसके बाद नाइट्रोजन स्थिरीकरण हो गया, लाइकेन की सहजीविता हो गई, सहभोजिता हो गई, है ना। ये सब क्या चीज है, धनात्मक प्रतिक्रियाएं हैं जो जीव आपस में एक दूसरे के रखते हैं इन्वायरमेंट के साथ में। ऋणात्मक में क्या आ जाती है, परजीविता आती है, परभक्षण आ जाता है, भक्षण आ जाता है ना। ये भक्षण और परजीविता ये क्या है, ऋणात्मक अनुक्रिया या पारस्परिक क्रियाएं है। ठीक है। तो इनके बारे में भी याद रखना है। फिर बारी आती है सहजीविता। सहजीविता में क्या चीज हो रहा है, मैंने अपने वाले 12th वाले बच्चों को इसका बहुत अच्छा उदाहरण दिया था, सहजीविता और परजीविता का। ये यहाँ सामने पैरासाइटिज्म लिखा हुआ है ना, परजीविता। कोई परजीविता का उदाहरण बताओ, बहुत अच्छा जो बताया था, याद है किसी को? हाँ, जो मेरे 12th वाले हैं उन लोगों को याद है क्या, मैंने कौन सा उदाहरण बताया था? त्रिवेणी, सर याद नहीं आ रहा। याद नहीं है? मलेरिया, मलेरिया में वो अरे होता है। नहीं, मैंने एक बहुत अच्छा कॉमेडी वाला बताया था। प्लाज्मोडियम। अरे हस्बैंड वाइफ का बताया था भाई, परजीविता में। हाँ और सहजीविता में भाई बहन का याद आ बताया रहा था, है। याद है? यस। साथ साथ रह रहे हैं लेकिन दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, भाई बहन, है ना। और परजीविता मतलब एक जीव को नुकसान होता है और एक को फायदा होता है, इसमें हस्बैंड वाइफ का बताया था कि हस्बैंड का हमेशा नुकसान होता है और वाइफ को हमेशा फायदा होता है पैसे के मामले में, है ना। तो ये यस ठीक है। सर। सहजीविता, सहजीविता में क्या चीज हो रही थी कि दोनों जो जीव हैं वो दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हुए रह रहे थे, और दोनों को ही कोई हानि नहीं होती है। जैसे हमने नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु राइजोबियम के बारे में देखा, वो वायुमंडल की नाइट्रोजन ले रहा है, उसका स्थिरीकरण कर रहा है, नाइट्रेट और नाइट्राइट में बदल दे रहा है और पौधे को दे दे रहा है, जिसको यूज वो प्रोटीन निर्माण में कर दे रहा है, और पौधा उसको प्रोटीन दे दे रहा है, जिसके कारण वो अपना लाइफ की प्रोसेस अच्छे से चलाते रहता है ना। दूसरी चीज यहाँ पे याद रखना, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण हो रहा है उसमें जो गांठें पाई जाती है, जो भी दलहनी पौधे उनके अंदर में, वो उनकी जो जड़ में जो गांठ रहती है वो कैसे रहती है, पिंक कलर की रहती है, और वो उसका कलर नाइट्राइट के कारण पिंक कलर का हो जाता है। ठीक है, ये भी ऑब्जेक्टिव में आता है।
हाँ ठीक है। उसके बाद कवक, कवकों के बीच में संबंध देखा था, है ना। शैवाल और कवक के बीच में, शैवाल और कवक के बीच का एक सहजीवी संबंध का नाम बताओ। लाइकेन, माइकोराइजा। क्या? कोराइजा। सर माइकोराइजा के बीच का काय का? शैवाल और कवक के बीच लाइकेन। हाँ, शैवाल और कवक के बीच लाइकेन का रहता है ना, और कवक मूल के बीच में भी संबंध रहते हैं। और ये जो कवक और शैवाल के बीच में जो संबंध हो रहा है तो वो दो तरह के रहता है। एक रहता है एक्टोट्रॉपिक और एक रहता है एंडोट्रॉपिक, है ना। अब यहाँ पे याद रखना, एक्टो और एंडो वर्ड बहुत बार यूज आएंगे, तो जहाँ पे भी एक्टो वर्ड आएगा मतलब समझ लेना कि वो बाहर में स्थित है या बाहर की चीज है। एंडो है मतलब क्या चीज हो रहा है कि वो चीज अंदर साइड में। तो जैसे यहाँ कवक मूल है ना, या कवक के दूसरे के साथ में, शैवाल के साथ में जैसे जो संबंध है, तो वो कैसे हो रहा है, यहाँ पे एक्टोट्रॉपिक है। एक्टोट्रॉपिक मतलब बाहर की ओर से वो जुड़े हुए, अंदर में नहीं है ना। एंडोट्रॉपिक में जैसे ऑर्किड आ जाता है ना, तो ऑर्किड के जो ऑर्किड के ऊपर जो कवक की जो जड़ें रहती है वो कैसे चले जाती है, अंदर जाती है और फिर उससे अवशोषण करती है, उससे भोजन वगैरह का, है ना। और ऑर्किड की क्या है, सहजीविता है किसके साथ में, आम के पौधे के साथ में, ठीक है। लेकिन कवक की जो सहजीविता है वो कैसी है, एंडोट्रॉपिक है। और जो ऑर्किड के आम के ऊपर है वो कैसी है, एक्टोट्रॉपिक है, बाहर की ओर रह रहा वो, है ना। तो ये चीज याद रखना है, ठीक है। फिर परजीविता वाला कल देखेंगे, 1.5 ही मिनट बचा हुआ है ना। किसी को कोई डाउट है तो बोल दो। हाँ, किसी को डाउट है? बेटा किसी को भी कोई डाउट है तो बोलो। और एक चीज और, व्हाट्सएप पे तुम लोग मैसेज कर रहे होंगे तभी मैं तुम लोगों को वो दे पाऊंगा ना, नोट्स वगैरह, तो वो करो। और उसके बाद शाम में सेम टाइम, आज का भी 5 बजे का ही रख रहा है। कल से फिर शायद देखता हूँ चेंज करने का, कुछ लोगों को दिक्कत आ रही थी तो फिर शायद से चेंज करेंगे। तो कल वाला टाइम रखेंगे शायद 4 से 5, या तो फिर अभी डिसाइड नहीं है कि क्या, है ना। 4 से 5 रख सकते हैं, है ना, या तो फिर 6 से 7, 5 से 6 में थोड़ी सी दिक्कत है ना। बाकी ठीक है, मॉर्निंग टाइम वही रहेगा 10 बजे, सब लोग टाइम पे आएंगे। 2 मिनट पहले स्टार्ट करूंगा सिर्फ, शाम में भी सिर्फ 1 ही मिनट वेट करेंगे, इससे ज्यादा वेट नहीं करेंगे यार बेटा, है ना, क्योंकि 2 मिनट पहले स्टार्ट करते हैं। तो सभी लोग टाइम पे आओ, ठीक है। आराम करो और ये पॉइंट्स एक बार रिपीट कर लेना अपनी एनसीईआरटी बुक से, ठीक है। ठीक है, सभी को बाय, गुड डे। बाय। बाय।